तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा मोहम्मद तैयब इकराम। तो एशियाई हॉकी महासंघ के ये सीईओ हैं मोहम्मद तैयब इकराम, और अभी इनको इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा, और ये किनका स्थान लेंगे? वैसे नरेंद्र बत्रा का। आपको याद होगा नरेंद्र बत्रा, अभी इन्होंने जुलाई में इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, ये तैयब इकराम ये किस देश के हैं? ये वैसे तो इनका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन अभी ये मकाऊ में रहते हैं। तो इनका नाम याद रखना। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के ये नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये भी स्टैटिक प्रश्न बनता है, तो आंसर होगा लुज़ेर्न, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, अभी एक हॉकी का चैंपियनशिप टूर्नामेंट था जिसे कहते हैं सुल्तान बहोर कप। ये अभी भारत ने तीसरी बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता, जो कि कहां पे हुआ था? मलेशिया में हुआ था, ये भी याद रखना। और अभी FIH हॉकी 5S का जो पहला खिताब है वो भी भारत ने जीता, पोलैंड को हराया था, वो लुज़ेर्न, स्विट्जरलैंड में हुआ था। अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने थे? ये नाम भी न्यूज में था, दिलीप टर्की आंसर होगा। अभी आप जानते हो 27वीं लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये बनी है भारती दास। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे जक्षय शाह, और NLC इंडिया के CMD बने प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO कौन बने? तो आंसर होगा विशाल कपूर बने। तो अभी हाल ही में विशाल कपूर, इनको एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का नया CEO बनाया गया है। आप जानते हो हमारे अभी 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? DY चंद्रचूड़। 36वें BCCI अध्यक्ष बने थे रोजर बिन्नी। और अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये नाम भी याद रखना आप। बढ़ते हैं अभी आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा बेंजामिन नेतन्याहू। तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 120 सीटों वाली इजरायली संसद जो है नेसेट, इसमें 64 सीटें जीती है, जिससे उन्हें फिर से सत्ता में लौटने की अनुमति मिल गई। और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो कि अभी इजराइल के प्रधानमंत्री थे यायर लैपिड, उनके गठबंधन ने 51 सीटें जीती है, तो वो हार गए। तो अब इजराइल के फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू। इससे पहले बेंजामिन ये 1996 से लेकर 1999 तक, और फिर 2009 से लेकर 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनकी पार्टी का क्या नाम है? लिकुड पार्टी। अभी आप जानते हो ब्राजील के नए प्रधानमंत्री बने थे लूला डी सिल्वा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जॉर्जिया मेलोनी। हंगरी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी कैटलिन नोवाक। चलो बताओ, बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने अभी? तो आंसर होगा लियोनेल मैसी। लियोनेल मैसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है, और अभी ये बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। बायजूस से आपको याद आएगा अभी 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने हैं कतर दोहा में, उसका स्पॉन्सर बना था बायजूस। बायजूस का हेडक्वार्टर मुख्यालय बंगलुरु में है, और इसके संस्थापक और CEO कौन है? बायजूस रविंद्रन। आपको याद है रोहित शर्मा, ये भी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एक कन्नड़ एक्टर हैं किच्चा सुदीप, जिनको अभी कर्नाटक सरकार ने अपनी पुण्य कोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। हीरो मोटोकॉप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे रामचरण, साउथ एक्टर हैं ये, अभी RRR फिल्म में आए थे ये। युवराज सिंह अभी नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जो होगा 2023 में, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और ये वर्ल्ड कप भारत में होगा। रवि शास्त्री अभी फैन कॉड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। स्मृति मंधाना याद होगा गल्फ ऑयल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। सौरव गांगुली अभी बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और उससे पहले ड्रीम सेट गो के बने थे। उसी तरह से MS धोनी गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ऋषभ पंत अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, उससे पहले डिश TV के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये। विद्या बालन की बात करें तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड है लुइस वुइटन, उसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और अभी जो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल हुए थे उसमें ज्यूरी सदस्य भी इनको चुना गया था। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी हाल ही में BPCL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता। तो वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता ये अभी महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है BPCL, उसके नए CMD बन गए हैं।
एक्चुअली में इन्हें इसका अतिरिक्त प्रभार मिला है। बीपीसीएल एक महारत्न कंपनी है। अच्छा, महारत्न कंपनी से एक प्रश्न आपका बनेगा, 2 प्रश्न बनेंगे। पहले तो ये पूछ लेगा कि टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, ये आपका स्टैटिक प्रश्न बन गया। तो आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि 12वीं अभी बनी है इसी साल। कौन सी, ये दूसरा प्रश्न हो गया। REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, महारत्न कंपनियां तो हो गई 12, नवरत्न कितनी हो गई फिर, ये भी 12 हो गई है, और मिनी रत्न ये तो 73 है ही सही। बाकी शंकर सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक बने। इसरो के अध्यक्ष का नाम है S सोमनाथ, और ये शंकर सुब्रमण्यम से मिलता जुलता नाम है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, A बाला सुब्रमण्यम, इसीलिए मैंने साथ में लिख दिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के ये फिर से अध्यक्ष चुने गए। फिर बताइए, अभी नवंबर 2022 में 5 साल के लिए किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा केवी कामत को। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने केवी कामत को अभी 5 साल के लिए कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। केवी कामत, इनको रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के लिए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और यहीं पे आपको बता दूं कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसका नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कर दिया जाएगा। ये जो केवी कामत हैं, ये वर्तमान में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं। और कामत से एक नाम आपको याद आना चाहिए, समीर वी कामत DRDO के अध्यक्ष बने। नितिन गुप्ता ये CBDT के अध्यक्ष बने, CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और तपन कुमार डेका ये इंटेलिजेंसी ब्यूरो के चीफ बने। एक तपन कुमार सिंघल भी नाम आपने सुना होगा, वो बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने थे। तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर के राधाकृष्णन। तो अभी केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है, और इसके अध्यक्षता IIT कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष करेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर के राधाकृष्णन। आपको याद होगा शेफाली जुनेजा का नाम। इन्हें अभी संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया था। और रंजीत बजाज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया था इनको। और जस्टिस AK सीकरी, इनको 4 धाम परियोजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है आगे आपको पता लगेगा। प्रश्न क्या है पहले देखिए, कि अभी हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 नवंबर को। क्योंकि हम इसे 2022 में पहली बार मना रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से वन्य जीवों को और पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है। और एक्चुअली में यही दिन क्यों चुना? क्योंकि ये दिन मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ के 2 साल के उत्सव के अंत को भी चिन्हित कर रहा है। इसलिए अब मैंने क्या बोला, मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया था? 1971 में, ये याद रखना। ये यूनेस्को का सबसे पुराना अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपसे पूछे कि भारत में वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 है। भारत में रेलवे जोन भी तो 18 है। अच्छा, पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये भारत का कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और 18वें नंबर का कौन सा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। 2 प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? गुजरात की खाड़ी है। और सबसे छोटा कौन सा है? डिब्रू शेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपको मिलेगा असम में। अगर पूरी दुनिया में हम बात करते हैं तो किस देश में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है? स्पेन में वर्तमान में 53 है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन से देश है जहां पे एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, यहाँ पे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पूरे साल में उन डेज को रिवाइज करने वाले हैं जो हमने पहली बार मनाए। जैसे कि आपको याद है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हमने पहली बार मनाया कब? 5 अक्टूबर को, याद रखना। इस्लामोफोबिया डे आपने मनाया था 15 मार्च को। मैत्री दिवस, भारत और बांग्लादेश इन दोनों के बीच में होगा मैत्री दिवस
6 दिसंबर को, क्योंकि एग्जामिनर जरूरी नहीं है मैत्री दिवस आपसे पूछ भी सकता है भारत किस देश के साथ मनाएगा, तो बांग्लादेश के साथ। एक महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद रखो, ये 27 दिसंबर को मनाएंगे। नेशनल स्टार्टअप डे आपने पहली बार मनाया 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाना हमने शुरू किया सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को। वहीं वीर बाल दिवस पहली बार मनाएंगे 26 दिसंबर को। एक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आपने मनाया 14 अगस्त को। जनजातीय गौरव दिवस हमने मनाना शुरू किया 15 नवंबर को। भाला फेंक दिवस आपने मनाया 7 अगस्त को। वैसे 2022 में तो ये हमने दूसरी बार मनाया, लेकिन नया ही है ये। और अगर आपसे पूछे उज्ज्वला दिवस, ये मनाएंगे हम 1 मई से, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 नवंबर को। तो हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाते हैं। तो सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। इस दिन सभी को सुनामी से होने वाले खतरों और उससे बचाव के बारे में बताया जाता है। पहली बार इस दिन को हमने 2016 में मनाया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक राष्ट्र समुद्र दिवस भी होता है, वो कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को। और विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, वो सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। तो इस बार हमने 29 सितंबर को मनाया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन, यूके में है। और वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं 22 मार्च को। अब एक प्रश्न का उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगा, वाटर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? और आप जानते हो अभी देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन सा बना था? उड़ीसा का बालासोर बना था। और याद रखना, अभी भारत को 2022-23 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए चुना गया था। और अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि एस आकृति का महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंद्रा, गुजरात में देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है। तो 200 मीटर ऊंचा होगा ये विंड टर्बाइन, ये दुनिया का सबसे ऊंचा होगा। आपको पता है दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसकी भी हाइट कितनी है? 182 मीटर है। तो देख लो, ये 200 मीटर है, यानी कि उससे भी लंबा है। और आप कहोगे ये पहला मशीन है जिसे जर्मनी की W2E यानी कि विंड से एनर्जी की तकनीक से बनाया गया है। तो याद रखना कहां पे बनाएगा? गुजरात में। अच्छा, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कितना पुरानी चीजों को रिवाइज करते हो। तैयार रहना, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, विंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस व्यक्ति का भी हाल ही में निधन हो गया? वो सुजलॉन एलॉन एनर्जी के संस्थापक थे। तो याद रखना, तुलसी तांती उनका नाम था। अब दूसरा प्रश्न सुनो, जो भारत है ये किस वर्ष तक डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा? तो क्या टारगेट है? 2024 तक। आपको याद है अमेजॉन ये भारत में अपना पहला सोलर फार्म स्थापित करेगा। प्रश्न है कहां पे? तो आंसर होगा राजस्थान में, जिसकी कैपेसिटी है 420 मेगावाट। आपने ये भी पढ़ा होगा अडानी ग्रीन, बताओ कहां पे दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि सोलर विंड प्लांट ये चालू करेगा? तो इसका भी आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर में, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट होगी। और 600 मेगावाट से आपको याद आएगा भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये स्थापित होगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध में, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट होगी। ये भी याद रखो। अच्छा, मुझे बताओ कौन सा एयरपोर्ट हाइड्रो और सोलर एनर्जी चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था? तो आंसर होगा दिल्ली एयरपोर्ट। चलो बताओ, कौन सा देश ये दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड बनाएगा? तो आंसर होगा डेनमार्क बनाएगा। अच्छा, सोलर एनर्जी पे चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। और अभी जो मुंबई हवाई अड्डा है ये भी पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने लगा है, यानी कि अक्षय ऊर्जा पे चलने लगा है। अच्छा, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा अभी कौन सा बना ये बता दो? लेह हवाई अड्डा। और कार्बन न्यूट्रल से याद आएगा कि भारत के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2070। और भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य है 2047 का।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जो भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे उसमें से कितने आपने करेक्ट किए, उससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। और अगर आपके प्रश्न ज़्यादा सही नहीं गए तो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे तैयारी करनी है, ताकि अगली बार से सारे प्रश्न जब भी मैं आपसे पूछूं वो आपके करेक्ट जाए। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बस जो मैं बताऊं वो चीज़ों को ईमानदारी से फॉलो करना, ये आपके ऊपर है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने। तो अभी स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसकी लंबाई है 1910 मीटर, जिसमें 100 कोच लगे हुए थे। ये ट्रेन स्विट्जरलैंड की पहली ट्रेन प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर चलाई गई। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या होती है? बर्न होती है। करेंसी है स्विस फ्रैंक। अब इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, जिसका संबंध भारतीय रेलवे से है कि अभी भारतीय रेलवे ने भी अपनी सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी। नाम बताओ उसका। तो उसका नाम होगा सुपर वासुकी, जिसमें कितने डब्बे थे? 295 डब्बे थे और उस ट्रेन की लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। वो कहां से कहां चली थी अगर ये पूछेगा तो आंसर कर देना, छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांद गांव के बीच में चली थी वो। और खाली नहीं चली थी, खास बात क्या थी? 27,000 टन का कोयला लेकर के वो चली थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत गौरव स्कीम के तहत पहली ट्रेन कहां से कहां चली? कोयम्बटूर से शिरडी। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन 18 जिसे आप कहते हो, ये कहां से कहां चली थी? नई दिल्ली से वाराणसी। अच्छा, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की थी किसने? उसी ने जो इस साल G7 की अध्यक्षता कर रहा है, यानी कि जर्मनी ने। और जर्मनी ने ही दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को भी लॉन्च किया था। अच्छा, कवच नाम सुना है आपने? कवच क्या है? तो ये स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। मतलब आमने सामने अगर एक ही पटरी पे 2 ट्रेन आ जाएगी तो टकराने से रुकेगी इस सिस्टम के थ्रू। और भारत में टोटल रेलवे जोन आपने कहा 18 है। 18वां का मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा रेलवे जोन पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बना था? पश्चिम मध्य रेलवे। अच्छा, समझौता एक्सप्रेस ये किन 2 देशों के बीच में चलती है? भारत और पाकिस्तान। और मैत्री एक्सप्रेस ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। और मैं पूछूं कि कौन सा एकमात्र मेट्रो है जो भारतीय रेलवे जोन है, मतलब रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा कोलकाता मेट्रो। और कौन से नंबर का रेलवे जोन बना है ये? 17वें नंबर का, 17th। मेट्रो मैन जानते हो ना किसे कहते हैं? ई श्रीधरन को। आप जानते हो भारत की जो पहली रेल है वो मुंबई से ठाणे चली थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। इसीलिए इंडिया में फादर ऑफ रेलवे लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपका स्विट्जरलैंड हो गया। अच्छा, स्विट्जरलैंड से 2-3 प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला तो आप बताओ, अभी 2022 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी थी, तो ये दुनिया की पहली बनी थी। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्विस एयरलाइन। अभी 2022 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? पीवी सिंधु ने जीता था, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। आपको याद होगा अभी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 को जारी किया था, जिसमें भारत तो 40वें स्थान पे था, लेकिन टॉप पे स्विट्जरलैंड था। अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अभी 2022 में ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी किया था। उसमें भारत 132 नंबर पे था, लेकिन टॉप पे स्विट्जरलैंड ही था। तो ये फैक्ट्स भी आप याद रखना। और हमारे सेशन की आप जानते हो यही खास बात है, दूसरे चैनल पे अगर आप पढ़ते हो तो हो सकता है हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा वहाँ पे आपको दिख जाए। उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन कम हो सकते हैं, लेकिन सारे फैक्ट्स वगैरह आप मिला करके देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको कंटेंट क्रैक एग्जाम में मिलेगा। और दूसरी खास बात क्या है, ये सेम कंटेंट बार बार रिपीट होता है। तो अगर कंटिन्यूटी आप रखते हो ईमानदारी से, तो ये सारा कंटेंट आपको ये सुनते सुनते याद हो जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं वही बात कहूँगा, ईमानदारी और कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। फातिमा शेख, इनको फूले दंपत्ति को बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी कि पूना में अपने घर में लड़कियों का पहला स्कूल शुरू करने की अनुमति देने हेतु श्रेय दिया जाता है। फातिमा शेख उन सभी 5 स्कूलों में पढ़ाती थी
जो फुले द्वारा चलाए जाते थे। इसके अलावा उन्होंने 1851 में मुंबई में 2 स्कूलों की स्थापना भी की थी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 1 अगस्त को। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये कहां पे स्थापित की जाएगी, तो आंसर होगा उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव, अभी उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी है। आपको बता दूं, इस जीवाजी वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में 1719 में करवाया था। तो लगभग 1.62 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस घड़ी का उद्देश्य लोगों को वैदिक समय की गणना से परिचित कराना है। अच्छा चलो, आप मुझे बताओ, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे स्थापित किया गया? आंसर होगा उत्तराखंड में। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पे स्थापित किया गया? लद्दाख में। और भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। अच्छा, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? असम में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे स्थापित हुआ? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। पता है आपको, भारत का पहला भूकंप स्मारक, जिसे स्मृति वन कहते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था कहां पे? गुजरात में, गुजरात के भुज में। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व यह आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस उपन्यासकार को 2022 के एजुथाचन पुरस्कार देने के लिए चुना गया? तो आंसर होगा ए सेतु माधवन। तो प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं ये ए सेतु माधवन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से सेतु के नाम से भी जाना जाता है। उनको अभी केरल सरकार का जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है एजुथाचन पुरस्कार, उसके लिए चुना गया है। तो मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें पुरस्कार के रूप में इन्हें 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया गया। तो एजुथाचन पुरस्कार है ये, मैंने आपको बताया केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ये। और इस पुरस्कार का जो नाम है वो मलयालम भाषा के जनक थुंचथु एजुथाचन के नाम पे रखा गया है। पहली बार इसे 1993 में दिया गया था और पहली बार किसे मिला था? सूरनाद कुंचन पिल्ले को मिला था। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि 2022 का जो साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला था? और अगर आपने हमारा नोबेल प्राइज का ट्रिकी वीडियो देखा होगा तो आप में से कोई भी एनीवन इस आंसर का उत्तर दे सकता है। उत्तर दो फटाफट। और वो ट्रिकी वीडियो आप में से किसी ने नहीं देखा, अभी भी कोई बच रहा हो, भूला बिसरा, तो वो वीडियो देख लेना, तकलीफ दूर हो जाएगी आपकी याद करने की। बाकी हम प्रोफेसर वजाहत हुसैन की बात करें तो अभी दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता इन्होंने। ये जो शेहान करुणा तिली का नाम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुकर पुरस्कार 2022 जीता है इन्होंने इनके नॉवल द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए। और प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ की बात करेंगे तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता इन्होंने। याद रखना ये सारे नाम। बढ़ते आगे। तो देखो, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अरुणा साईराम को। तो कर्नाटक की गायिका, संगीतकार, मानवतावादी और वक्ता हैं ये अरुणा साईराम, जिनको अभी फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अरुणा साईराम को इस पुरस्कार के लिए न केवल उनके गायन कौशल के लिए बल्कि भारत फ्रांस संबंधों के विकास में उनके योगदान के लिए भी चुना गया है। अरुणा साईराम की बात करें तो इन्हें कई तरह के प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं, जैसे कि पद्म पुरस्कार मिल चुका है, संगीत कला निधि पुरस्कार मिल चुका है, तमिलनाडु सरकार का कलेमा मणि पुरस्कार, मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान पुरस्कार और भी कई तरह के, और वे संगीत नाटक अकादमी की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो नाम इनका इंपॉर्टेंट है, अरुणा साईराम। अच्छा, इसी तरह से अभी कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा फ्रांस सरकार ने 2 भारतीय और हैं जिनको ये अपना सर्वोच्च सम्मान जो है शेवेलियर ये दिया था। इसको पूरा बोलते हैं शेवेलियर ला लीजियन दी ऑनर। एक तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे शशि थरूर, उनको मिला था, और एक स्वाति पीरामल को भी मिला था। बाकी चारुदत्त मिश्रा का नाम भी आपने सुना होगा। व्हीटली गोल्ड अवार्ड मिला इन्हें हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए।
प्रोफेसर वजाहत हुसैन की बात करेंगे तो दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इनको। और अशोक सूता ये हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। अभी CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 इनको मिला था। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अमित दास गुप्ता को। तो अभी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अमित दास गुप्ता को ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिए उनकी सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। मानद सदस्य का मतलब हो गया उन्हें सम्मानित किया गया। अमित दास गुप्ता एक पूर्व भारतीय राजनयिक, लेखक और शिक्षक हैं। आप जानते हो केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कहा जाता है जैसी डैनियल को। यह भी मिला था मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को। और यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था किसे? तनुजा नेसारी को। भारतीय वास्तुकार हैं ये BV दोषी। उन्हें अभी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। फिर बताइए, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा मुंबई ने। तो अभी अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाली मुंबई ने ईडन गार्डन कोलकाता में हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? तनुष कोटिया रहे। अब आपको ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आप कह दोगे क्रिकेट से है। ये एक घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। शुरुआत में इसे T20 इंटर स्टेट चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में नाम बदलकर इसका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कर दिया गया। और इस बार की चैंपियन मुंबई है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको किसने जीता है? तमिलनाडु ने 3 बार जीता है। अच्छा, अभी आपको याद होगा रणजी ट्रॉफी, इसको किसने जीता? इसको पहली बार जीता अभी मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा करके। ईरानी ट्रॉफी आपने पढ़ा था, शेष भारत ने जीता है सौराष्ट्र को हरा करके। अभी दुलीप ट्रॉफी को जीता था वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हरा करके। इस साल जो IPL हुआ था 15वां संस्करण था, ये भारत में हुआ था। गुजरात टाइटन ने जीता राजस्थान रॉयल को हराकर। अभी मेंस एशिया कप जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। लेकिन वुमेन्स एशिया कप जो कि बांग्लादेश में हुए थे, उसको भारत ने जीता है श्रीलंका को हरा करके। तो ये भी आपके करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको याद रखना आप। बढ़ते हैं आगे। चलो अब बताओ, अभी नवंबर 2022 में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल में किसने स्वर्ण पदक जीता, यानी कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ये बोल सकते हैं। तो आंसर होगा प्रमोद भगत ने। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 की, जो कहां पे हुई? टोक्यो जापान में हुई, जिसमें मेन सिंगल में गोल्ड मेडल जीता है प्रमोद भगत ने। और महिला सिंगल में, वुमेन सिंगल में मनीषा रामदास टॉप पे रही है। इसमें भारत ने टोटल 16 मेडल जीते हैं। और पदक तालिका में बात करोगे, मेडल लिस्ट में बात करोगे, तो भारत 5वें स्थान पर है। टॉप पे इंडोनेशिया रहा। याद रखना, ये पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये स्टैटिक प्रश्न बनेगा आपका। कुआलालंपुर मलेशिया में। अब बैडमिंटन से रिलेटेड 2 कप आपको याद रखने हैं। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि थॉमस कप का संबंध किससे है, उबेर कप का संबंध किससे है? दोनों का संबंध आपके बैडमिंटन से है। ये स्टैटिक प्रश्न हो गया। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो अभी भारत ने जीता इंडोनेशिया को हरा करके। और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको अभी साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा करके। अभी हमने पढ़ा भी था कि बैडमिंटन में फ्रेंच ओपन सुपर 750 टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। अभी 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी थी? तस्नीम मीर बनी थी, ये गुजरात से हैं। और सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था PV सिंधु ने। ये हुआ कहाँ पे था? लखनऊ में हुआ था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था आपके। और अभी स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर बनी थी ये PV सिंधु। पहली कौन थी? साइना नेहवाल थी। और याद रखना, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुली है? लखनऊ में खुली है। याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलो अब बताओ,
अभी नवंबर 2022 में 21वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो स्क्वैश में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। ये हुआ कहाँ पे? ये साउथ कोरिया में हुआ। और भारत ने किसे हराया? तो कुवैत को हराया। और इसमें महिलाओं का खिताब किसने जीता? हांगकांग ने जीता है। और भारतीय महिला टीम तीसरे स्थान पर रही है। अच्छा, एक प्रश्न आपको यहां से याद आएगा, हमने पढ़ा था जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा अनाहत सिंह बनी थी। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, आप बताइए हाल ही में जारी 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा केरल। तो ये है 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स, जो जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा का आकलन करता है, और इसमें टॉप पर है केरल, सेकंड पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे पंजाब है। अच्छा, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं। बाकी इस इंडेक्स में बात करें तो 7वें स्थान पे कौन रहा? अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरा है। फिर बताइए हाल ही में जारी विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो आंसर होगा भारत है। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को चाइना और वियतनाम से बहुत आगे सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों के रूप में स्थान दिया गया है। अच्छा, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो यूएस मीडिया कंपनी के द्वारा 85 देशों के बीच किए गए सर्वेक्षण के आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया गया है। चलो बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अभी इन्होंने ई उपहार पोर्टल और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड को लॉन्च किया है, और इनकी मदद से मुख्यमंत्री सभी विभागों की विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट एक क्लिक में जान सकेंगे। इसके जरिए सभी विभागों की वास्तविक समीक्षा की जा सकेगी, मतलब किस अधिकारी व विभाग ने तय समय में काम किया है, कितने डिफॉल्टर हुए हैं, कौन से काम में देरी हुई है, ये सब मुख्यमंत्री ऑनलाइन देख सकेंगे। और इस पोर्टल की मदद से मुख्यमंत्री को जो भी कीमती उपहार मिले हैं उन्हें नीलाम किया जा सकेगा, और इस नीलामी में कोई भी ऊंची बोली लगा करके उनको खरीद सकता है, और नीलामी से जो भी राशि आएगी, जो भी पैसा आएगा, उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा और उसे जन कल्याण कार्यों पर खर्च किया जाएगा। ये इसका उद्देश्य है। चलिए बताइए अभी हाल ही में UIDAI ने किस नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया? तो आंसर होगा आधार मित्र। अब UIDAI की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी इसने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए आधार मित्र नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया है। इसमें आधार नामांकन की जांच, अपडेट स्थिति और नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी जैसी सुविधाएं हैं। अभी आपको याद होगा इसी साल UIDAI ने आधार फेस ID नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और CEO इसके सौरभ गर्ग हैं। याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन अभी 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया। किसने किया उद्घाटन? हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने। और क्यों किया गया गंगा उत्सव का आयोजन? तो इसका उद्देश्य है हमारी नदियों का जश्न मनाना और भारत में नदी घाटियों में नदी कायाकल्प के महत्व पर जागरूकता फैलाना। अच्छा, गंगा नदी से एक प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। आपको एग्जामिनर क्या करेगा? 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इसे आप एक ट्रिक से याद रख लो, एक लाइन याद रख लो। अच्छा, आपने वो मूवी देखी होगी दंगल, जिसमें आमिर खान को छोरिया क्या कहती है? बापू। वो गाना सुना होगा ना, अब बापू माहरी सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। अब वो सेहत के लिए बापू हानिकारक हो गया भाई। तो छोरिया बापू से क्या कहती है? अब बापू हवाई वेग से भागो और कानपुर का गढ़ देखने जाओ। हवाई वेग से मतलब हवा की तरह, वेग मतलब स्पीड, हवा की स्पीड से भागो और कट्ठे जाओ कानपुर का गढ़ देखने जाओ। तो यही आपकी ट्रिक है कि बापू
हवाई वेग से भागो और कानपुर का गढ़ देखने जाओ। तो ब से बन जाएगा बक्सर, प से बन जाएगा पटना, ह से बन जाएगा हरिद्वार, वा से बन जाएगा वाराणसी, ई से इलाहाबाद जिसे आप प्रयागराज कहते हो, वेग से बन जाएगा बेगूसराय, भागो से भागलपुर और कानपुर का गढ़ देखने जाओ। कहाँ जाओ? कानपुर का गढ़ देखने। तो कान से कानपुर बन जाएगा, गढ़ से गढ़ मुक्तेश्वर बन जाएगा। तो ये वो सभी शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगर आपको ये याद है तो अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन देकर के बताओ इसमें से गंगा के किनारे कौन सा स्थित नहीं है शहर, तो आप बता दोगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, अभी उन्होंने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना को शुरू किया है। अब क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना के तहत 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उन्हें लोन दिया जाएगा, उनका तकनीकी मार्गदर्शन किया जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ उपलब्ध कराई जाएगी जो भी उनको लखपति बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या नाम है इसका? मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। फिर बताइए, अभी नवंबर 2022 में भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। वे किस राज्य से थे? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का भी निधन हो गया। वे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के रहने वाले थे। उनकी उम्र कितनी थी? अभी 106 वर्ष की उम्र थी उनकी। तो 1952 के आम चुनाव में प्रथम मतदाता माने जाने वाले नेगी का जन्म 1 जुलाई 1917 में हुआ था। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। स्थापना होती है इसकी 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए तो आप 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हो। चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ 25 जनवरी को एक और दिन मनाते हो आप, कौन सा दिन है वो? वैसे वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। और कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। पहले कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ रहा हूं, तो आंसर होगा सुकुमार सेन। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही? वीएस रमा देवी। अच्छा, निधन से आपको याद आएगा, अभी स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे जमशेद जे ईरानी, उनका निधन हो गया। दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाने वाले अमो हाजी का निधन हो गया। वे ईरान से थे। भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया, उनका नाम था बीके सिंघल। और राष्ट्र महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, उनका भी निधन हो गया। पौंड मैन के नाम से मशहूर थे कलमाने कामेगौड़ा, इनका भी निधन हो गया, वो कर्नाटक से थे। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, उनका भी निधन हो गया, वो पश्चिम बंगाल से थे। कन्नड़ के कबीर के नाम से फेमस थे इब्राहिम सुतार, उनका भी निधन हो गया। और भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक, इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के फादर कहे जाते थे डॉक्टर वी कृष्ण मूर्ति, उनका भी निधन हो गया। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है और अभी न्यूज में थे जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। आपको ये याद हो गए होंगे। याद हो गए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अभी हम बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, अभी नवंबर 2022 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये है पैसेक्स एक्सरसाइज। अभी 2 और 3 नवंबर 2022 को इसका आयोजन हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में। कहाँ पे हुआ? बंगाल की खाड़ी में। तो भारत की तरफ से इसने भारतीय नौसेना जहाज जिनके नाम है जलाश्व और करवत्ती, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, 2022 में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुए, उनको एक बार हम रिवाइज करेंगे। उससे पहले हमारी जो 3 नौसेना कमान है, पश्चिमी नौसेना कमान, दक्षिणी नौसेना कमान और पूर्वी नौसेना कमान, इनके मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखने हैं। देखो, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में है, दक्षिणी का है कोच्चि में और पूर्वी नौसेना कमान का कहां पर है? विशाखापत्तनम में है। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज का आयोजन किया था जिसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था। अभी आपको याद होगा उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज, ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था। कहां पे? मलेशिया में हुआ था। युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज ये हमने भारत के साथ में किया। कहां पे? उत्तराखंड के औली में। अभी यूएस के साथ हमने वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में खंजर नाम का एक्सरसाइज भी किया था हमने किर्गिस्तान के साथ में। अभी आपको याद है अल नजाह नाम का एक्सरसाइज हमने किया था
ओमान के साथ में राजस्थान में। अभी ओमान के साथ हमने अल नगाह नाम का और नसीम अल बहर नाम का एक्सरसाइज भी किया था। अभी वियतनाम के साथ हमने विनबैक्स नाम का एक्सरसाइज भी किया। सिंगापुर के साथ हमने सिम्बैक्स नाम का एक्सरसाइज भी किया अभी विशाखापत्तनम में। बांग्लादेश के साथ हमने संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया था। अभी आपको याद होगा भारत ने तंजानिया और मोजाम्बिक साथ में पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास IMT ट्राइलेंट इसका भी आयोजन किया था। कहाँ पे? तंजानिया में। अभी वरुण नाम का एक्सरसाइज हमने फ्रांस के साथ में किया था। गरुड़ नाम का एक्सरसाइज भी हमने किया है फ्रांस के साथ में। अभी डस्टलिक नाम का एक्सरसाइज किया था किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे, फिर आपको बताना है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? आंसर होगा गुयाना। देखो, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगले साल 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। इसका कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है। तो अब आपको याद रखना है इसमें मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन होंगे? गुयाना जो देश है, अफ्रीकी देश है गुयाना, उसके जो राष्ट्रपति हैं वो होंगे और उनका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान अली। अब यहां से स्टैटिक प्रश्न बनता है। देखो, स्टैटिक करते रहते हैं ना, तो स्टैटिक प्रश्न यहीं से बनते हैं। अब ये गुयाना का नाम न्यूज में आ गया और उसके राष्ट्रपति यहाँ पे आ रहे हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं पूछे एग्जाम में, वो यूं पूछ लेगा कि गुयाना के राष्ट्रपति कौन है, या इनका नाम दे देगा मोहम्मद इरफान अली, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं बताओ। ये बन गया स्टैटिक। और क्वेश्चन में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपकी जो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है जहां पे आप डेली, मंथली, वीकली इनकी क्विज लगाते हो, इनकी PDF आपको वहां पे मिलती है। तो डेली वहां पे हमने 2 तरह की क्विज स्टार्ट की है। मॉर्निंग में आपको मिलेगी टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चंस की क्विज, और वो स्टैटिक क्वेश्चंस हमने करंट अफेयर से ही लिए हैं। मतलब करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा है वहां से जिस तरह से भी स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं वो वहां पे प्रश्न बना करके डाल दिए जाते हैं। जैसे कि अभी ये प्रश्न आ गया ना, तो अब वहां पे इस तरह का स्टैटिक प्रश्न आपको मिल जाएगा कि गुयाना की कैपिटल क्या है, कि गुयाना के प्रेसिडेंट कौन है, इस तरह से। और शाम के वक्त साइंस की क्विज मिलती है। अगर आपके एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट आता है तो साइंस के 10 टॉप 10 साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और वो वही क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी, और खास तौर पे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी जो एग्जाम में एक्चुअल में पूछे जाते हैं। तो डेली आप क्विज जरूर लगाया करें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो क्रैक एग्जाम को, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो इसीलिए, वो नोटिफिकेशन के लिए है, बस आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी क्रैक एप्लीकेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर किया कीजिए, भूल जाते हो आप लोग। चलो प्रश्न में आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रवासी भारतीय दिवस की हम बात कर रहे थे। अगला जो होगा 17वां एडिशन होगा। वैसे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। आप जानते हो अगले साल 12वां विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन होगा। कहाँ पे, किस देश में होगा? फिजी में होगा, पढ़ा था हमने। और G20 सम्मेलन की अध्यक्षता, उसकी मेजबानी भारत करेगा अगले साल। अभी इसी साल आपको याद है पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ था। अच्छा, गुयाना की कैपिटल क्या है वो तो बताई नहीं। गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन है। करेंसी गुयानीज डॉलर होती है, याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे हर दिन 10 मिनट के लिए ध्यान सत्र आयोजित करें। छात्रों की सहन शक्ति और एकाग्रता में सुधार और उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ दिवंगत जो कन्नड़ एक्टर थे पुनीत राजकुमार, उन पर एक पाठ कर्नाटक राज्य बोर्ड के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ये भी बोला गया है। अच्छा, योग से आपको याद आएगा, एक तो इंटरनेशनल योगा डे वो हम मनाते हैं 21 जून को, और इस बार इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? मैसूर, कर्नाटक में। हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल हैं। अच्छा बताओ, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा अमेरिका में, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है। अभी अष्टांग योग नाम की बुक को लिखा था किसने? डॉक्टर सोनू फोगाट ने। अब बात चलो बताओ, अभी नवंबर 2022 में कौन सा महोत्सव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू हुआ? तो आंसर होगा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य। तो अभी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में
राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव ये शुरू हुआ। ये 3 दिनों तक चला और 10 देशों के 1500 विदेशी कलाकारों ने और भारत के आदिवासी कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है आदिवासी परंपराओं को कायम रखना और दुनिया भर में प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जागरूकता फैलाना।